सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हम लोग रोज की भांति दो भागों में समान अध्ययन को पढ़ेंगे। आवाज ठीक जा रही है ना? दो भागों में समान अध्ययन को देखेंगे। एक भाग है ज्योग्राफी और दूसरा भाग है हिस्ट्री। ज्योग्राफी में हम लोग जिस महत्वपूर्ण भाग को देख रहे हैं वह महत्वपूर्ण भाग है भारत का सामाजिक भूगोल, क्योंकि कल ही भारत के आर्थिक भूगोल, परिवहन और संचार अंतिम अध्याय के रूप में समाप्त कर दिया गया। तो हमारी आज की कक्षा भारत की सामाजिक भूगोल से संबंधित है और इसी कड़ी में हम लोग आज भारत की जनसंख्या और जनजाति को देखेंगे। जहां तक भारत की जनसंख्या का सवाल है, इसकी आधुनिक व्यवस्था 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से रिपन के समय। तो जब भी भारत की जनसंख्या या जनगणना पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसका परिचय पढ़ेंगे कि आधुनिक व्यवस्था कब से शुरू हुई, किस सूची में है, कौन करता है, और फिर हम लोग देखेंगे भारत की जनगणना 2011 की मुख्य विशेषताएं, जो जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता दर, नगरीकरण, इन सब के आधार पे हम उसे देखने का प्रयास करते हैं। हालांकि बिहार की परीक्षा देने जब कभी जाइए तो बिहार की जनसंख्या भी पढ़ के जाइए, लेकिन हम लोग सबसे पहले भारत की जनसंख्या, उसकी विशेषताओं को देखेंगे। इसी क्रम में भारत की जनजाति, जो एक महत्वपूर्ण अध्याय होता है इस दृष्टि से कि परीक्षा में पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाते हैं। अमुक जनजाति जैसे गुज्जर, बकरवाल कहाँ पाई जाती है, थारू जनजाति का निवास स्थल कौन सा है, कौन सा ऐसा कुछ जनजातियों की विशिष्टता भी होती। जैसे थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाता है। यूट्यूब लाइव में पहले भी इस तरह के कक्षा को हमने, इस तरह के क्वेश्चंस को हमने वरीयता दी है। तो हमारी आज की कक्षा भारत की जनसंख्या एवं जनजाति से संबंधित, जनजाति से संबंधित है। ठीक है कि नहीं? भारत की जनसंख्या और जनजाति से संबंधित है, मतलब सामाजिक भूगोल का यह अंतिम अध्याय है। सामाजिक भूगोल का यह अंतिम अध्याय है। भारत की जनसंख्या और जनजाति में हम लोग सबसे पहले परिचय को देखना चाहेंगे। परिचय तो लिखेंगे, परिचय में सबसे पहले लिखेंगे जनसंख्या की आधुनिक व्यवस्था। जनसंख्या की आधुनिक व्यवस्था, देखिए इसको, जनसंख्या की आधुनिक व्यवस्था, जनसंख्या की आधुनिक व्यवस्था लॉर्ड मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में हाँ हाँ लॉर्ड मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में शुरू हुई। 1872 में शुरू हुई, ठीक है, 1872 में शुरू हुई। पॉइंट नंबर 2, नियमित जनगणना की शुरुआत, नियमित जनगणना की शुरुआत
नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के बाद किसके समय हुई? रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय हुई। लॉर्ड रिपन के समय हुई। नियमित जनगणना की शुरुआत रिपन के समय हुई। रिपन के समय हुई। इसी क्रम में दो अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ग्रेट डिवाइड, अभी लिखो नहीं, समझो। ग्रेट डिवाइड डिकेड या ईयर। एक ग्रेट डिवाइड क्या होता है? एक ग्रेट डिवाइड को हिंदी में हम लोग कहते हैं महाविभाजक दशक या वर्ष। इसका अभिप्राय होता है कि जब मृत्यु दर अधिक और जन्म दर कम होगा तो जनसंख्या में क्या होगी? गिरावट होगी। तो जनसंख्या में जब गिरावट होगी बहुत अधिक तो महाविभाजक जिस वर्ष होगी तो वर्ष, और जिस दशक में होगी, दशक कितने वर्ष का होता है? 10 वर्ष का। तो 1911 से 21 का जो दशक था वो महाविभाजक दशक था। तो लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि महाविभाजक दशक महाविभाजक दशक 1911 से 21 तक को कहा जाता है। 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 जबकि महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। 1921 को कहा जाता है। 1921 को कहा जाता है। ठीक है, 1921 को कहा जाता है। अब आ जाइए, नोट में लिख देंगे महाविभाजक की अवधारणा क्या है। महाविभाजक नोट, महाविभाजक का मतलब होता है कि जन्म दर कम, मृत्यु दर अधिक। जन्म दर कम और मृत्यु दर अधिक। जन्म दर कम, मृत्यु दर अधिक को महाविभाजक कहते। महाविभाजक कहते। उसी तरह से याद रखिए, यहीं पे लिखवा देता हूं, उसी तरह से होता है लघु विभाजक। उसी तरह से क्या होता है? लघु विभाजक होता है। तो लघु विभाजक में भी क्या होगा? महा में होगा ज्यादा मृत्यु होगा और लघु में कम मृत्यु होगा। तो लिखेंगे लघु विभाजक दशक 1971 से 81 को कहा जाता है। लघु विभाजक दशक 1971 से 81 को कहा जाता है। 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 जबकि लघु विभाजक वर्ष 1981 को कहा जाता है। 1981 को कहा जाता है। ठीक है, तो ये परिचय की कड़ी में एक बात और ध्यान रखिएगा कि हमारी जनसंख्या जो है वो संघ सूची का विषय है। और सूची कहाँ है, किस अनुसूची में है बताइए आप लोग? सूची संघीय सूची में, केंद्रीय सूची में। और किस अनुसूची में इसका
डिस्क्रिप्शन किया गया है। तो आर्टिकल 246। सूची का संबंध किस अनुसूची से है? 7 से। तो लिखिएगा, ध्यान रखें कि जनगणना भारतीय संविधान की, जनगणना भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की संघीय सूची में है। 7वीं अनुसूची के, 7वीं अनुसूची के संघीय सूची में, संघीय सूची के आर्टिकल 246 में, आर्टिकल 246 में, आर्टिकल 246 में, आर्टिकल 246 में फिर लिखिएगा, आजादी के बाद 1951 में जनगणना के कार्य किए गए। 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 ठीक है। भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय देखते हैं। भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय देखते हैं। भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय देखते हैं। कौन देखते हैं? गृह मंत्रालय देखते हैं। जबकि जनसंख्या नियंत्रण का काम, जबकि जनसंख्या नियंत्रण का काम जबकि जनसंख्या नियंत्रण का काम समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची में है। ये एकदम बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब आता है कि हमारी टॉपिक क्या है? भारत की जनसंख्या। तो भारत की जनसंख्या अंतिम बार जनगणना कब हुई थी? 2011 में। और जनगणना कितने वर्ष पर होती है? जनगणना होती है 10 वर्ष पर। अब ऐसा नहीं परीक्षा में प्रश्न पूछे तो आप लोग उल्टा पुल्टा बना दीजिए। जनगणना के कार्य कितने वर्षों पे किए जाते हैं? जनगणना के कार्य 10 वर्षों पे किए जाते हैं। याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं? परीक्षा की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि याद रखने के लिए इस 10 वर्ष के अलावा, मतलब इसको लिखना नहीं है तो याद हो ही गया, जो मेन है 2011 की जनगणना। तो लिखिएगा, भारत की जनगणना 2011 में 121 करोड़ की थी। 121 करोड़ की थी। कितना था जनसंख्या? 121 करोड़। जो विश्व के जो विश्व के कुल जनसंख्या में, 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 जो विश्व के कुल जनसंख्या में 17.5%, 17.5%, 17.5% है। मतलब हर छठा विश्व का नागरिक जो है वो भारतीय है। तो ध्यान रखना। जबकि भारत का क्षेत्रफल कितना है? पढ़े है ना? कितना प्रतिशत है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का? 2.4%, 2.4%।
और जबकि जनसंख्या कितनी है 17.5%, मतलब लगभग 5.5 गुना के आसपास। समझ जाए तो भारतीय भूमि पर तो जनसंख्या का दबाव स्वतः है कि जितनी भूमि है नहीं पूरे विश्व का, और जनसंख्या हम 5.5-6 गुना रखे हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि भारतीय भूमि पे दबाव है। मूल बिंदु पे आ जाएंगे। 2011 के अनुसार हम दूसरा सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश थे। आज के अनुसार तो सबसे बड़े हैं, लेकिन जब पूछेगा 2011 के अनुसार, तो 2011 के अनुसार का मतलब कि दूसरा थे। इसको याद रखिएगा। और यह भी याद रखिएगा कि आजादी के बाद यह 7वीं जनगणना थी और ओवरऑल कुल 15वीं जनगणना थी। ये सब परिचय में ही पढ़ोगे तो नोट में लिख दो। आजादी के बाद 2011 की जनगणना 7वीं थी। आजादी के बाद 2011 की जनगणना 7वीं थी 7वीं थी, जबकि कुल जनगणना 15वीं थी। कुल जनगणना 15वीं थी। कुल जनगणना 15वीं 15th। ठीक है। अब ये हुआ परिचय आपका, मतलब इतना तो आपको रोज होके याद बेसिक करना ही है। अब बेसिक के बाद आता है विशेषताएं। बेसिक के बाद क्या आता है कि भारतीय जनगणना 2011 की विशेषताएं। ठीक है। अब इसके डिफरेंट इंडिकेटर होते हैं। इसके क्या है? इसके इंडिकेटर सब है। इंडिकेटर कौन कौन इंडिकेटर है? सबसे पहले तो 3 सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य। पहले तो पहला इंडिकेटर क्या है? जनसंख्या। पहला इंडिकेटर होता है जनसंख्या। इसको 2 एंगल से पढ़ते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। माने सबसे अधिक कहां है और सबसे कम कहां है। तो सभी की जानकारी में होनी चाहिए कि सबसे अधिक है यूपी में, महाराष्ट्र में और बिहार में। ठीक है कि नहीं? तो लिख लीजिए। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार है। ठीक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार है। महाराष्ट्र और बिहार है। और सबसे कम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में लगभग 19 करोड़ से ऊपर है। मतलब उसके अनुसार आज तो 21-22 करोड़ करीब हो गया है। जैसे बिहार की जनसंख्या 2011 में 10 करोड़ 40 लाख थी। कितनी थी? 10 करोड़ 40 लाख थी। इतना करोड़ था। आज की तारीख में 12 करोड़ से अधिक है। देखिए हम तो 2011 के अनुसार पढ़ेंगे। ब्रैकेट में लिख लो बिहार की 10 करोड़ 40 लाख जनसंख्या। ठीक है। 10 करोड़ 40 लाख जनसंख्या थी। अब आइए सबसे न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? सबसे न्यूनतम आप लोग एक ही याद रखिए, फिर ऑफिसर बनना है तो ज्यादा याद रखेंगे। सिक्किम, जहां की जनसंख्या है 6,10,000। कितना लाख? 6,10,000। 6,00,000 6.10 लैक्स। ठीक है। अब सिक्किम याद रह जाए, लिख देंगे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, लेकिन आप याद रखिए सिक्किम और सिक्किम।
और दूसरे नंबर पे है मिजोरम, मिजोरम और अरुणाचल, और अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले टिप्स पर यह इसे याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले कौन से राज्य हैं और सबसे कम जनसंख्या वाले कौन से राज्य हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। बिहार में कितना है? 10,40,00,000। सबसे कम कहाँ है? सिक्किम में। सबसे कम कहाँ है? सिक्किम में, याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं। सिक्किम में कितना है? 6,10,00,000। इसको याद रखिए, जनसंख्या हो गया। जनसंख्या के बाद आता है, अच्छा नोट में लिख देंगे, सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। मुंह बीच में मत बोल, चुपचाप ध्यान से सुनो। सबसे अधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, दिल्ली है, दिल्ली है। 1.6 करोड़ है वह, 1.6 करोड़ है, ठीक है। और सबसे कम लक्षद्वीप में, और सबसे कम लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश, नोट नंबर 2, सबसे कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश? लक्षद्वीप, यहाँ 65,000 जनसंख्या है। हर आदमी एक दूसरे को वहां 65,000 मतलब लहरियासराय की जो जनसंख्या है, तो यहाँ यदि आप 10 साल रह जाइएगा तो सब एक दूसरे को जानने लगेगा, लगता ही होगा, ठीक है कि नहीं। तो स्पष्ट है, जैसे लहरियासराय में सब हमको जानता होगा, ठीक है कि नहीं। हमको भले ही नहीं पहचानता होगा लेकिन संस्था को जरूर जानता होगा। तो गांव में ही जानता है, देखो तो नहीं, मतलब हमको तो नहीं देखा होगा, हम तो रोड पे रहते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन जानता है संस्था को सब। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है कि यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली और लक्षद्वीप, इसको अब याद करना है। अभी तो एक इंडिकेटर हुआ है, ऐसा ऐसा 6 इंडिकेटर 7 इंडिकेटर है, इसीलिए टेंशन देता है। तो लिखिएगा, देखो आज इतनी इंपॉर्टेंट कक्षा थी और कई छात्रों ने छोड़ दिया, मात्र 38 लोग जुड़े हुए हैं, मैंने पढ़ने वाले 38 ही हैं, ठीक है कि नहीं। देखो, देखते हो ना, इसीलिए ऑनलाइन नहीं चलाते। लेकिन आज मैंने सोचा कि लड़के घर पे हैं, अब सब क्या होगा, मतदान में हुल्ले रे हुल्ले, कितना भी मना कर दोगे, उसमें अधिकांश आज लड़की ही पढ़ रही होगी, ठीक है कि नहीं। जो करे गार्जियनशिप में रहती है बेचारी, आई कहाँ जाए, आई रह, आई घर पे रह। तुम लोग के गार्जियन नहीं कहे आज बुआ रे आई घर पे रहिए? अभी तो नहीं कही होगी कि सर बुलाए हैं, नहीं ना कही होगी, क्योंकि हम लिख दिए थे कि कक्षा आपकी ऑनलाइन। हाँ, जो आस पड़ोस में है 2-4 आदमी जैसे तुम लोग बैठे हुए हो, तो इंटरेक्शन करने में क्या होता है, थोड़ा सा आसानी होती है, नहीं तो कुर्सी को देखकर इंटरेक्शन करते, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए कहे कि 2-4 लोग जो एकदम आस पड़ोस में हो, जिसको कोई कठिनाई नहीं है आने में, वही लोग आएंगे। दूर दराज वाले लोग, सुबह से 2-4 लड़का फोन भी किया कि सर आए, हम कहे नहीं ना, क्यों आओगे, ठीक है कि नहीं। माहौल भी चुनाव में बहुत अनुकूल नहीं होता है। चलो खैर, मूल में आ जाइए। तो हमारे छात्रगण कितने अच्छे हैं, देखो अधिकांश छात्रा ही है जो पढ़ रही है, ठीक है कि नहीं, और छात्र लोग जो है सो अपने मजे में होंगे। चलिए खैर, कोई खास बात नहीं है। ज्योग्राफी तो आज कर ही देंगे, फिर हिस्ट्री शाम में कर देंगे, ठीक है कि नहीं।
उसको ऑनलाइन कर देंगे हिस्ट्री को, ठीक है। तब तक इलेक्शन से सब आ जाएगा। पढ़ाना है ना, कोर्स कंप्लीट करना होगा तब तो बैठा के 5 दिन में खत्म कर देंगे। पढ़ाना है, याद करना, मेरा दुश्मन तो है नहीं। अज्ञानी बच्चा है तो उसको ज्ञानवान भी बनाना है लगातार। चलिए खैर, जनसंख्या के बाद आ जाइए जनसंख्या घनत्व। दूसरा इंडिकेटर आइए, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व पहले लिखिएगा। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब आइए कि सबसे लीडिंग स्टेट कौन है जनसंख्या में। सबसे लीडिंग स्टेट है बिहार जनसंख्या घनत्व में। जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब हुआ? 1 किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या लिखाई दिए हैं, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व कहेंगे, ठीक है कि नहीं। तो कहने का अभिप्राय है, जैसे आप इसको इस तरह से समझ ले, एक एरिया में जितने लोग निवास करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी। बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो लिखो लीडिंग स्टेट मैक्सिमम, इसी तरह से लिख लो मैक्सिमम बिहार। बिहार के बाद वेस्ट बंगाल और केरल। बिहार में है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब तो बिहार भी धीरे धीरे करके देख रहे हैं। बिहार में है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, इधर लिख दीजिएगा अरुणाचल प्रदेश, जहां 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर निवास कर रहे हैं। जहां 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर निवास कर रहे हैं। जहां प्रति लोग कितना है? 17 है, ओके, 17 है। नेक्स्ट, अब आ जाइए, हो गया ये। अब आ जाइए दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। तीसरा इंडिकेटर है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, इसका क्या मतलब हुआ? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब है कि 10 साल में जो जनसंख्या में वृद्धि दर होता है। तो लिखेंगे, पहले ये लिख लो, भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64%, 17.64%, ठीक है, 17.64% है परसेंट। सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय में दर्ज किया गया। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय में दर्ज किया गया। मेघालय में दर्ज किया गया
मेघालय में दर्ज किया गया, और सबसे कम नागालैंड में, और सबसे कम कहां है? नागालैंड में। तो मैक्सिमम कहां है? मेघालय। अब मिनिमम कहां है? नागालैंड। नागालैंड में निगेटिव है, मतलब वहां जनसंख्या क्या हुआ है? वहां जनसंख्या दर कम हुआ है। ठीक है, कम तो हुआ ही, निगेटिव हुआ है। मैंने 2011 में जनगणना 2001 की जनगणना से कम हो गया, तो ये निगेटिव है, पूछता भी था पहले। और बिहार में सबसे अधिक, बिहार की 10 जनसंख्या वृद्धि दर 25%, मतलब राष्ट्रीय औसत से अधिक है। और साथ में बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई मधेपुरा में। तो नोट में लिख लो, बिहार में, लाल कलम से, बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर 25% है। बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर 25% है, और सबसे अधिक मधेपुरा में, और सबसे अधिक मधेपुरा में, और सबसे कम अरवल में, और सबसे कम अरवल में है। ठीक है, सबसे कम अरवल में। चल, ओके। अब आ जाइए लिंगानुपात हो गया ना? तो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर समझ गए। अब आइए लिंगानुपात। लिंगानुपात का क्या मतलब होता है? सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो 2 ही क्षेत्र ऐसा है देश में जहां महिलाओं की संख्या अधिक है राज्य में, एक केरल और पांडिचेरी। और बिहार में एक ही जिला है जहां 1000 से अधिक है, गोपालगंज। ठीक है कि नहीं? तो आप थोड़ा थोड़ा करके बिहार भी पढ़ लिए, थोड़ा थोड़ा पूरा पढ़ करके पूरा अपने भारत का भी पढ़ लिया, तो थोड़ा बिहार, पूरा भारत। तो लिखिए लिंगानुपात, कॉन्सेप्ट लिख लो पहले। 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। अब कितना है लिंगानुपात भारत का? वेरी गुड। अब बिहार का 918। तो लिखेंगे भारत का लिंगानुपात 943 है। भारत का लिंगानुपात 943 है, जबकि बिहार का 918 है। 918 है, 918 है। मतलब बड़ी मुश्किल से आप लोग बच गए। बच्ची लोग बड़ी मुश्किल से बच गई, नहीं तो वो के जन्म के बाद नमक चटा दिया जाता था पहले, और बस साफ। इसलिए बच गई तो अच्छा काम करके जाओ, खूब पढ़ो। ठीक है, बड़े बड़े पद को हासिल करो, क्योंकि बच गई। नहीं तो बचपन में ही नमक, आज से 100 साल पहले होती नहीं तो नमक चटा दिया जाता था। हाँ, अब नहीं मरती है, नमक चटाने से नहीं मरती है। ओ, मैंने ऊपरे से एकदम सॉलिड बन के आती है। अरे तुम तो बड़ा नया चीज बताया है, तो इसका तो तुम आस पड़ोस में ट्राई लिया है? तो सुने हैं, हम तो नहीं सुने थे अभी तक। ये पहली बार इतना दिन में कोई कहा कि नहीं सर अब नहीं मरती है, नमक चटाने से भी नहीं मरती है, अब नमक को चाट लेती है ना? चलो ठीक है।
कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। बिहार का लिंगानुपात 918। अब देश में सबसे अधिक लिंगानुपात वाले हम तो पढ़ रहे हैं देश में, तो केरल सबसे अधिक है। तो लिखो भारत में मैक्सिमम, पहले मैक्सिमम लिख लो। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। केरल, तमिलनाडु, लिंगानुपात केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो ये आंध्र प्रदेश कब का? 2011 के कॉन्टेक्स्ट में, आज नहीं है, क्योंकि तेलंगाना बट गया 2015 में। हम तो 2011 का पढ़ रहे हैं, इसीलिए ध्यान रखना। कभी कभी कुछ किताब ज्यादा काबिल है तो सुधार दिया है तेलंगाना के बाद का। अरे यार, परीक्षा में प्रश्न आएगा 2011 के अनुसार, तो 2011 में जाकर ना आप देंगे आंसर। तो ध्यान रखिए, सबसे कम लिख लो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम सबसे कम है, ये तो मैक्सिमम है। और मिनिमम है हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। अब तो जम्मू कश्मीर हो गया केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, लेकिन उस समय राज्य था। तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, तो ये जो है ये सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य हैं। नोट में लिखो, बिहार में, बिहार में सबसे अधिक, बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात, सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज में है। गोपालगंज में है। कहाँ है? गोपालगंज में। और सबसे कम मुंगेर 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 में। क्या देखिएगा वहां पे गोपालगंज में 1026 है, लिख देंगे। गोपालगंज में 1026 है, 1023 लिख लो, 1023 ही, 1023 है। मतलब समझ में आ गई ना कि 1023 पर 1000 पुरुष है। और केरल में लिख लो 1084, केरल में लिख लो 1084। कभी कभी एग्जैक्ट नंबर भी दे देता है, तो थोड़ा सा भी सुने हुए रहोगे तभी ना टिक लगा पाओगे, और सुने हुए नहीं रहोगे तो टिक नहीं लगेगा। तो लिख लोगे हरियाणा में लिख लो 878। हरियाणा में लिख लीजिए 878, ठीक है। इसी में एक नया कॉन्सेप्ट है, शिशु लिंगानुपात, ठीक है। शिशु लिंगानुपात में भारत कम है और 919 है। शिशु लिंगानुपात कितने वर्ष से कितने वर्ष का निकाला जाता है? 0 से 6 वर्ष का। तो लिखोगे नोट, या ऐसे लिख लो शिशु लिंगानुपात। नेक्स्ट में शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात। कितना से कितने वर्ष का हम निकालेंगे? 0 से 6 वर्ष के बच्चे बच्चियों की संख्या को हम लोग निकालते हैं, ठीक है। शिशु लिंगानुपात जो भारत में 919 है, जो भारत में 919 है, ठीक है। जबकि बिहार में 935 है। 919 है और बिहार में 935 है। और बिहार में 935 है, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट? 935 है। फिर लिखिए भारत में
सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल में है और सबसे कम हरियाणा में। भारत में सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल में है। अरुणाचल हाँ जी, ठीक है। तो बिहार में सॉरी, सबसे पहले तो देश का पढ़ रहे थे ना। देश में सबसे अधिक अरुणाचल और सबसे कम हरियाणा। तो देखेंगे हरियाणा सबसे कम हरियाणा में है। सबसे कम हरियाणा में है। शिशु लिंगानुपात हरियाणा में है। फिर लिखिए बिहार में, नोट में लिख दीजिए बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात सबसे अधिक लिंगानुपात सबसे अधिक लिंगानुपात बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात, ठीक है। बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात किशनगंज में है। किशनगंज में है। जबकि जबकि सबसे कम वैशाली में। जबकि सबसे कम वैशाली में। सबसे कम वैशाली में, ठीक है। अंडरलाइन कर दो, सबसे कम वैशाली में, ठीक है। इसको याद करके रखिएगा। अब आइए शिशु लिंगानुपात के बाद, शिशु लिंगानुपात के बाद कौन कौन हो गया? एक हो गया जनसंख्या, हो गया जनसंख्या घनत्व, हो गया लिंगानुपात, हो गया शिशु लिंगानुपात। अब लिखो साक्षरता दर। साक्षरता दर। साक्षरता दर। साक्षरता दर। साक्षरता दर मतलब 7 वर्ष के बाद, वहां लिख दीजिए साक्षर किसको कहेंगे, तो लिखेंगे 7 वर्ष के बाद जो लिखना पढ़ना जानता है। जो लिखना पढ़ना जानता है, ये नहीं कि 7 वर्ष से पहले। 7 वर्ष के बाद जो लिखना पढ़ना जानता है, ठीक है। 7 वर्ष के बाद जो लिखना पढ़ना जानता है। सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल है। लिखेंगे सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल। केरल
मिजोरम और गोवा है। केरल, मिजोरम और गोवा है। केरल, मिजोरम और गोवा है। और सबसे कम साक्षर राज्य बिहार, अरुणाचल और राजस्थान है। 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 हो गया। बिहार के ब्रैकेट में लिख दो 61%। बिहार का साक्षरता दर कितना है? 61% है, अंडरलाइन कर दो। और नोट में लिख देना कि बिहार में पुरुष और महिला की साक्षरता दर, पुरुष और महिला की साक्षरता दर 20% का अंतर है। 20% का अंतर है। 20% का अंतर है। ठीक है, नोट में फिर लिखिए। सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप है। सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश साक्षर जो है कौन है? लक्षद्वीप। और बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। बिहार में सबसे कम। अब पुरुष और महिला के बीच में कितना का अंतर है? 20%। पुरुष का है 71% लगभग और महिला का है 51%। वहां पे बिहार वाले में थोड़ा सा जगह होगा तो लिख दीजिए कि बिहार में पुरुष साक्षरता दर है लगभग 71% और महिला साक्षरता दर है लगभग 51%। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? 20% का है। ठीक है, तो दोनों थोड़ा क्रमशः 1 आध घंटा मेहनत करनी होगी लिखने और समझने के बाद। थोड़ा सा घर पे भी इसको, मतलब घर पे तो हैं ही सभी लोग, इसको घर पे बैठ करके आज कमांड करने का कोशिश कीजिए, चूंकि बिल्कुल फ्रेश है। और आज यदि चाहिएगा तो लगभग 60-70% बात आप लोग याद रख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट, लिंगानुपात क्या आता है? शहरीकरण, नगरीकरण, 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 नगरीकरण। नगरीकरण में क्या होता है? नगरीकरण में होता है कि नगर में निवास करने वाले लोगों की संख्या। तो लिखिएगा नगरीकरण सबसे अधिक, नगरीकरण सबसे अधिक, नगरीकरण सबसे अधिक, सबसे अधिक जनसंख्या के दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से महाराष्ट्र में है। जबकि प्रतिशत के दृष्टि से, जबकि प्रतिशत के दृष्टि से, जबकि प्रतिशत के दृष्टि से गोवा में, गोवा में 62% जनसंख्या जो है शहर में रहती है। कितना यूनिक फीचर है। प्रतिशत के दृष्टि से गोवा और जनसंख्या के दृष्टि से महाराष्ट्र, और जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से तमिलनाडु, वो भी लिख दो। और जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से तमिलनाडु, और जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से तमिलनाडु में सबसे अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती। सबसे अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती, नगरों में निवास करती है। बस
ओके, तो यही थी आपकी क्या, जनसंख्या का ट्रेंड्स। और जनसंख्या के ट्रेंड में लास्ट है आपका शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोरालिटी रेट, इन्फेंट मोरालिटी रेट, IMR जिसको कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि IMR क्या होता है। तो पहले तो IMR के विषय में लिख लीजिए कि 5 वर्ष से कम, देखिएगा 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे, 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे की मृत्यु तो निकालते कैसे हैं, तो 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु बट्टे 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे प्रत्येक वर्ष जन्म लेने वाले बच्चे, इस आधार पे हम इसको निकालते हैं। जन्म लेने वाले बच्चे, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, और नोट में लिख देंगे भारत में सबसे अधिक IMR मध्य प्रदेश में है। 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में है, जबकि सबसे कम केरल में, सबसे कम केरल में, सबसे कम केरल में, सबसे कम केरल में। ठीक है, बस इन्हीं शब्दों के साथ हमारी भारत की जनगणना का जो मुख्य फीचर है वो समाप्त होता है। अब इसी को या हम तो भारत का भी पढ़ा दिए हैं और बिहार का भी पढ़ा दिए हैं। अब नोट में लिख दीजिएगा बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट में लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। सबसे पहले बूस्टर फैक्ट लिखिएगा कि सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद ग्रामीण जनसंख्या नहीं, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद बिहार में है, उसके बाद बिहार में है, उसके बाद बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार 53 शहर मिलेनियम शहर के रूप में जाना जाता है। कहाँ थे हम लोग? हाँ, 53 शहर मिलेनियम शहर के रूप में, मिलेनियम शहर के रूप में।
नेक्स्ट, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या पटना में पाई जाती है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? पटना में। पटना में पाई जाती है। उसके बाद पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर है। उसके बाद पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर है। पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर है। भूलेंगे नहीं कि बिहार में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या पूर्वी चंपारण में है। भूलेंगे नहीं कि बिहार में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। एक और लिख दीजिएगा, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर, पटना और दरभंगा में। शिवहर, पटना और दरभंगा है। शिवहर, पटना और दरभंगा है। ठीक है। दरभंगा का स्थान पूरे राज्य में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से क्या है? तीसरा है। इस तरह से आप इन चीजों को आपने देखा और समझा। उम्मीद करता हूं कि इसे यदि एक बार आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से तो क्वेश्चन बनाने में आपको न तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कोई दिक्कत होगी और न ही भारत के कॉन्टेक्स्ट में। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा जनसंख्या की कक्षा क्या हो गई? समाप्त हो गई। जनसंख्या के बाद आता है जनगणना के बाद आता है जनजाति। लास्ट छोटा सा अध्याय है जनजाति का, जो ऊपर में ही मैंने लिखा था कि आज की कक्षा भारत की जनसंख्या और जनजाति से जुड़ी हुई होगी। तो लिखिएगा जनजाति।